बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 71 मुलाहिज़ा फरमाएं। यार ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी अच्छी भली ज़िंदगी एक बार फिर तबाही के रुख पर मुड़ गई है और ये सब कुछ सिर्फ बीबी को बचाने के चक्कर में हुआ है। चाहिए तो ये था कि इस वक्त बीबी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर भी ये तो होना चाहिए था कि बीबी जो कुछ करती मशवरे से करती। मशवरा क्या करना था? उन्होंने जो किया वही मुनासिब रास्ता था सारे। लेकिन क्या आखिर में मुलाकात भी नहीं हुई तुम्हारी? परसों तक तुम दोनों साथ थे। बीबी के आने से पहले मैं खुद वहां से निकल आया था। जावर ने रुस्तम की आंखों में जाग कर तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि बीबी का फैसला तुम्हारे बारे में क्या होना है। रुस्तम के चेहरे पर एकदम खून की सुर्खी दौड़ गई। नहीं जारे, दोस्त होकर जख्म मत लगाओ। मैं बीबी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, एक लफ्ज भी नहीं। उन्होंने जो कुछ किया है अच्छा किया है, आइंदा भी वो जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। तुम नहीं जानते जारे, बीबी के तो एहसान ही एहसान है, मेहरबानियां ही मेहरबानियां है। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है जारे। पैदा करने वाले की कसम, ऐसी 100 जिंदगियां उन पर कुर्बान। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर रुस्तम की आवाज भर्रा गई। बात अधूरी छोड़कर उसने सर घुटनों पर झुका लिया। जावर ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा, मैंने बस ये कहा था रुस्तम कि बीबी को आइंदा के बारे में मशवरा करना चाहिए था, फिर वही बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। रुस्तम बोला, वो बीबी की जिंदगी है, उसके बारे में सोचने का उन्हें पूरा हक है। मैं उनकी जिंदगी में दखल देने वाला कौन होता हूँ? मेरे लिए उनका मुकाम बहुत ऊंचा है जारे। तुम इस बात को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। जावर अजीब नजरों से रुस्तम को देख रहा था। रुस्तम के लहजे का करब और गहराई को महसूस करके वो अंदर तक लरस गया था। उसे यूं लगने लगा था जैसे रुस्तम किसी और दुनिया का बंदा है। वो जिस रुस्तम को जानता था वो धीरे धीरे एक अनोखे जज्बे की वुसअतों में कहीं गुम हो गया है। वो एक ऐसे शख्स से मुखातिब है जो बस इश्क खाता है, इश्क पहनता है, इश्क ओढ़ता है और इश्क ही में सांस लेता है। वो मौजू बदलते हुए बोला, रुस्तम ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये तो पूछ सकता हूँ कि अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? अब कोई इरादे नहीं है सारे, जिधर ये तूफान ले जाएगा उस तरफ चला जाऊंगा। एक बात भूल ना जाना रुस्तम, जावर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हर बंदे का अपना अपना तूफान होता है, लेकिन हम दोनों का तूफान हमेशा एक ही रहा है और आइंदा भी एक ही रहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें याद होगा रुस्तम, जब तुम बीबी के लिए बदले तो तुमने अपने साथ मुझे भी बदल दिया। मुझे खींच खींच कर और घसीट घसीट कर उसी रास्ते पर ले आए जिस पर तुम खुद थे, और मैं आ गया। सारी दुश्मनियां, सारे हिसाब किताब और हंगामे भुला दिए मैंने। हर जुर्म से हाथ खींच लिया और अब एक बार फिर तुम बदल रहे हो, और इस बार भी तुम अकेले नहीं बदलोगे। अगर बदलेंगे तो दोनों साथ बदलेंगे। रुस्तम ने अपनी आतिशी निगाहें उठाकर जावर को घूरा। नहीं जावर, वैसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा होने वाला बच्चा है, तुम्हारी एक जिंदगी है। मैं इस जिंदगी को किसी सूरत तबाह नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम भी शामिल हो रुस्तम। अगर तुम तबाह हो रहे हो तो फिर मैं तबाही से बच नहीं सकता। नहीं जारे, रुस्तम ने जावर को बालों से पकड़कर झटका दिया। ऐसा मत सोचो। इस कमरे में ताबड़तोड़ बारिश के दौरान में वो कमलों में लेटे बैठे रहे, इनके सामने सिगरेटों के टुकड़े गिरते रहे और इनकी तवील बहस मुख्तलिफ नशीबो फराज तय करती रही। एक लंबी और तकलीफदेह कोशिश के बाद रुस्तम जावर का उबाल कम करने में कामयाब हो गया। कम अज कम वक्ती तौर पर तो यही लगा कि उसने जावर को नीम कायल कर लिया है। रुस्तम ने जावर से बहस करते हुए इस नुक्ते पर जोर दिया कि उसके साथ मिलकर पुलिस के आगे आगे भागने से बेहतर है कि जावर खुद को यकसर अलहदा रखे और अपने ढंग से हाजी अयात खान के साथ मिलकर रुस्तम की मदद की कोशिश करे। बहस के आखिर में जैसे रुस्तम को अचानक कोई बात याद आई हो, उसे मौजू बदलते हुए कहा, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन आई है? जावर ने नया सिगरेट सुलगा कर कहा, मेरे जवाब से तुम्हारी पूछल पर पांव आ जाएगा, आग बगोला हो जाओगे। अच्छा नहीं होगा आग बगोला, वो नादिया है। जावर ने इंकशाफ किया। हर सूरत हमारे साथ आना चाहती थी। उसकी हालत ऐसी थी कि हम उसे ज्यादा सख्ती से रोक नहीं सके। कुछ देर के लिए रुस्तम गुमसुम हो गया। नादिया की आमद की इतला इसके लिए वाकई परेशान कुन थी। कमरे की फजा गंभीर तर हो गई। जावर ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाद उसकी क्या हालत रही है। बीच में तो ऐसे लगने लगा था कि खत्म हो जाएगी। सख्त बीमार हो गई थी, अब भी पूरी तरह संभली नहीं है। रंग जर्द है, वजन कम हो गया है। बैठे बैठे हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, नींद बेहोश होने लगती है। रुस्तम सर पकड़कर बैठा रहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहे। जावर बोला, डॉक्टर का कहना है कि इसने अपने दिल पर बहुत असर लिया है। इसका वाहिद इलाज यही है कि ये असर से निकले और खुश रहे। अब ये बात तो हम ही जानते हैं कि ये कैसे खुश रह सकती है, या फिर तुम जानते हो? यार तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, रुस्तम बूझे बूझे लहजे में बोला। मैंने नहीं लाना था, लेकिन शीरी से उसकी हालत देखी नहीं गई। बिल्कुल हल्दी हो रही थी, लगता था कि अभी मर जाएगी।
दोनों रोने लगी। मासी जैनब ने मुझे झिड़का कि अगर इसे ऐसे ही रुलाना है तो गला घूंट कर खत्म कर दो। करीबन 10 मिनट बाद दादिया किसी कसूरवार की तरह सर झुकाए रुस्तम के सामने बैठी थी। जावर उसे छोड़कर बाहर जा चुका था। वो पहले से कुछ दुबली हो गई थी लेकिन बीमार नजर नहीं आती थी। शायद जावर ने उसके बारे में कुछ बड़ा चढ़ाकर बयान किया था। उसने कदरे खुले गले की कमीज पहन रखी थी। हंसली की हड्डियां उभरी हुई दिखाई देती थी। दुबला लेकिन हिजानखेज बदन गर्दन से नीचे आगे तक नजर आता था। मेरा आना बुरा लगा होगा, वो नजर झुकाए झुकाए बोली। नहीं, मैं निहाल हो गया हूँ खुशी से। रुस्तम के लहजे में काट थी। तुम्हें इस हालत में देखकर जान निकल गई है रुस्तम। इतनी चोटें, इतने जख्म, ये सब कैसे हुआ? मैं ये सब कुछ जावर को बता चुका हूँ, उससे पूछ लेना। वो कितनी देर तक शिकवाज़दा नजरों से रुस्तम का चेहरा देखती रही, फिर बोली, इतने अरसे बाद मिले हो, ये भी नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? अच्छी भली मेरे सामने बैठी हो। उसकी कटोरा आंखों में पानी भर गया। दिल फगार आवाज में बोली, मरते मरते बची हूँ। समझो जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है बुत ही बुत है। अंदर से बिल्कुल खाली हूँ और लगता है किसी दिन ये बुत भी नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना, तुम अच्छी अदाकारा हो, अपना वो काम जारी रखो तो ज्यादा बेहतर है। रुस्तम घबराओ मत, मैं अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे तुम्हारे और शानी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। रुस्तम कराकर बोला, बेहतर है कि तुम अपनी जबान पर बीबी का नाम मत लाओ। उसका लहजा फैसला कुन था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, ठीक है, नहीं लाऊंगी, लेकिन दिल में उनके लिए जो नेक ख्वाहिशात है उन पर तो तुम पाबंदी नहीं लगा सकते ना। फिल्मी बातें मत करो और ना मेरे सामने अदाकारी की जरूरत है। रुस्तम ने जिद छोड़कर कहा। बोलते हुए उसके गले की रगें अब भी फूलती थी और आवाज बैठ जाती थी। रुस्तम ने कंधों पर चादर दुरुस्त करने के लिए पल्लू को हरकत दी तो करीब रखा हुआ कप उलट गया और ठंडी चाय फर्श पर गिर गई। पास ही रुस्तम की जूती पड़ी थी। कुछ चाय जूती के अंदर चली गई। दादिया ने बेसाख्ता जूती उठाई और अपनी रंगीन ओढ़नी के पल्लू को जूती के अंदर घुसाकर उसे साफ करने लगी। रुस्तम ने जूती उसे वापस लेने की कोशिश करते हुए कहा, क्या करती हो? क्यों, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी जूती है, किसी गैर की तो नहीं है। वो बेहद लगावट से बोली। मैं कौन होता हूँ तुम्हारा? वो बिन्ना कर बोला। दादिया ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम बादशाह हो मेरे, वो वालिहाना अंदाज में कह गई। देखो, मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। रुस्तम ने झुंझलाकर उसके हाथों से जूती छीनी। वो इत्मीनान से बोली, बादशाह ऐसे ही होते हैं, मन मर्जी करने वाले, चाहे तो बेवजह खुश हो जाएं, चाहे तो जूतियों में बैठने वाले खिदमतगारों को भी दुत्कार दें। तुम चाहती क्या हो? उसकी आंखें नीम बाज हो गई। उसने आगे झुककर रुस्तम की जूतियों को सीधा करके रखा तो कुशादा गिरेबान में से उसका चमकीला जिस्म दूर तक नजर आने लगा। दीगर खुतूत भी वाज़ेहतर हो गए और यूं लगता था वो अपने चिंगाड़ते दाड़ते जिस्म के खुतूत को फितरी अंदाज में नुमायां करने का फन बड़ी अच्छी तरह जानती है। रुस्तम के सवाल के जवाब में वो बोली, जान की अमान पाऊं तो बता दूं क्या चाहती हूँ? रुस्तम खामोश रहा। वो एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद बोली, बादशाह की एक मलका होती है जिससे वो बेहद प्यार करता है। उसके सर पर इज्जत का ताज रखता है, तख्त पर उसे अपने पहलू में जगह देता है। वो उसके लिए तख्त व ताज का वारिस होती है। उसके शहजादे शहजादियों की माँ बनती है। कहानी में शुरू से आखिर तक वो छाई हुई नजर आती है, लेकिन उसकी कहानी में एक और किरदार भी होता है, एक कनीज का, एक जरखरीद लोंडी का। वो महल की किसी गुलाम गर्दश के किसी कोने में चुपचाप जिंदगी बसर करती है। अपने सारे शबाब और खूबसूरती के साथ वो बादशाह के किसी इशारे की मुंतजिर होती है। उसका दिल और जिस्म बादशाह की मलकियत होता है। जब कभी लोंडी की किस्मत जागती है, बादशाह शब की तारीकी में किसी ख्वाजा सरा को भेजता है और उसे अपनी खुलूवत में बुला लेता है। वो शादमा आती है और बड़ी मोहब्बत से खुद को बादशाह के सामने पेश कर देती है। अपनी पूरी जवानी में लोंडी को ऐसी 40-50 रातें भी मिल जाएं तो वो उसे बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझती है। तुम ये फजूल बकवास बंद कर दो तो अच्छा है, रुस्तम फुनकारा। वो बदसूर ख्वाब नाक लहजे में बोली, तुम इतने परेशान क्यों हो गए रुस्तम? मैं अपने लिए मलका का नहीं लोंडी का किरदार चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मलका के किरदार तुम किसी और को दे चुके हो। रुस्तम तेजी से उठा और जूती पहनकर चादर झटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बावर्ची खाने में शीरी, जावर, जायदा और भाइया इकराम बैठे हुए थे। जायदा असल सूरत हाल से यकसर बेखबर थी, इसलिए वो खुशगवार मूड में बातें कर रही थी। वो जावर की तरफ इशारा करके शीरी से कह रही थी, इसको जल्दी से एक बच्चे का बाप बना दो, फिर इसके लड़ाई झगड़े एकदम खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाएगा। हमारी गवर्नमेंट अपने तजर्बे की बात कर रही है, भाइया इकराम ने होले से कहा। हमारे तजर्बे आप लोगों की होशियारी के सामने पानी भरते हैं, शीरी ने मुंह बनाकर कहा। किसी ने सच कहा है, मर्द हजरात गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कछुए की तरह खुद को अपने अंदर छुपाए रखते हैं। हर बुरी मिसाल के लिए मुतक्कर का सीगा क्यों इस्तेमाल करती हो? कछुआ ही तो नहीं छुपाता, कछुई भी तो खुद को छुपाती है। जावर ने बेदिली से फिक्रा कसा।
लो जी, एक और कछुए साहब आ गए हैं। आपो आप जायदा ने रुस्तम को आते देकर कहा। बाकी सब खामोश रहे। आपो जायदा खुद ही सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, देखो भाई, इसे गोद में खिलाती रही हूँ, बचपन में इसे गुड्डा बनाकर इसके चेहरे पर सेहरा सजाती रही हूँ, अब असली सेहरा सजाने का वक्त आया तो ये कोई ढंग की बात ही नहीं करता। भाइया किराम ने सर्द आप भरते हुए कहा, सेहरा बांधने का वक्त नहीं आया, गुजरा जा रहा है। और नहीं तो क्या, आपो ने तायद की, इसकी उम्र के 3-3 बच्चों के बाप हैं। रुस्तम के चेहरे पर मुस्कुराहट का दूर दूर तक पता नहीं था। कुछ यही कैफियत जावर की भी थी। जावर रुस्तम को लेकर छत पर चला गया। सतह मुर्तफा पर कस्बे के नशीबो फराज नजर आ रहे थे। नीचे छत वाले घरों में बल्ब और ट्यूब लाइट्स की रोशनी थी। जहाँ रोशनियां खत्म होती थी वहां से आगे गहरी तारीकी थी। रुस्तम की आंखें उस तारीकी में देखने से कासिर थी। ताम वो अच्छी तरह जानता था कि इस तारीकी में खतरों के साम मंडला रहे हैं। बेशुमार कातिल आंखी से ढूंढने के लिए शहर शहर, गांव गांव और करिया करिया फैली हुई हैं। कुछ लोगों ने, कुछ नहायत मौसर लोगों ने यह फैसला किया है कि अब रुस्तम को तादेर जिंदा नहीं रहने देंगे। अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? जावर ने बेहद गंभीर लहजे में पूछा। तुम्हें बता तो चुका हूं सब कुछ। आज सुबह सवेरे निकल जाऊंगा। शेरे के पास जाओगे? जावर ने रुस्तम के एक पुराने साथी का नाम लिया। देखूंगा, शायद वही मिल जाए, रुस्तम ने मुबम अंदाज में जवाब दिया। मैं क्या करूं? जावर ने बेहद दुखी लहजे में कहा। कुछ अरसे के लिए कहीं रोपोश हो जाओ। जिन दोस्तों से राब्ता उनको भी पूरी तरह होशियार कर दो। पुलिस उन्हें तंग करने की कोशिश करेगी। जो 1-2 नाम मैंने तुम्हें बताए हैं उनके लिए तो ज्यादा खतरा है। उन्हें तो 1-2 माह तक बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी कोई मसला हो तो सामने आए बगैर फोन के जरिए हाजी अयाज से राब्ता करना। वो पूरी तरह चौकस है। अपनी बीबी जी की तरफ से तो इत्मीनान है तुम्हें? जावर ने पूछा। इत्मीनान ना होता तो उन्हें छोड़कर क्यों आता? वो अपने वारसों में पहुंच चुकी हैं। उन्हें कानूनी चक्रों से निकालने के लिए बड़े अच्छे वकीलों का इंतजाम कर लिया जाएगा। इसके अलावा हाजी हर वक्त उनकी तरफ से बाखबर रहेगा। फिर वो जरा तवक्कुफ से बोला, और मैं भी बेखबर नहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हारी तरफ से कौन बाखबर रहेगा? जावर ने आर्जदा लहजे में कहा। मेरी तरफ से बाखबर रहने की कोई जरूरत नहीं, रुस्तम ने अजीब रूखे लहजे में कहा। बेहतर है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता भूलने की कोशिश करो। मैं जिस रास्ते पर चल निकला हूँ इस पर बेरा अकेले रहना बेहतर है। वैसे भी ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा रुस्तम, जावर ने दुख से लबरेज लहजे में कहा। वो जख्मी अंदाज में मुस्कुराया। गोली तो अब खानी है, तुम ना मारोगे तो पुलिस मार देगी। ये ख्याल दिल से निकाल दो रुस्तम। ऐसा मौका आया तो मैं तुमसे पहले मरने की कोशिश करूंगा। अच्छा छोड़ो ये दुख वाली बातें। मैंने भैया इकराम और आपो को कुछ नहीं बताया, तुमने भी नहीं बताना। खास तौर से आपो के कान में तो भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। उसे यही मालूम रहना चाहिए कि मैं अफनदी के पास वापस लाहौर गया हूँ। वहाँ काम की मसरूफियत कुछ ऐसी है कि जल्दी वापस नहीं आ सकता। भैया किराम को भी मैं सख्ती से कह जाऊंगा कि वो इस आबादी से बाहर निकलकर अपने और बच्चों के लिए जान का खतरा मोल ना ले। भैया किराम को यहाँ से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। इसे खाद और बीज वगैरह के लिए भी यहाँ खुद निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नादिया का क्या करना है? दार ने बेहद बुझे लहजे में कहा। तुम या मैं उसके जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। वो खुआ मुखा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी उसके लाखों चाहने वाले होंगे। उसका असल ठिकाना फिल्मी दुनिया है। पैसा, शोहरत, तरक्की सब कुछ उसे वहां से मिल सकता है। लेकिन वो तो कहती है खुदा के लिए सारे। रुस्तम ने तेजी से उसकी बात काटी। इस लड़की का जिक्र मेरे सामने मत करो। मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उसके सामने इस फिल्मी एक्ट्रेस की हैसियत मक्खी के पर जितनी भी नहीं है। कुछ देर तक दोनों छत की तारीकी में खामोश खड़े रहे। दर्द की एक नादीदा लहर इन दोनों के दरमियान चल रही थी। रुस्तम अपने दोस्त के दुख को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। इसने गुजरे महीनों में बहुत से खतरात मोल लेकर दीवानों की तरह रुस्तम को तलाश किया था। अब रुस्तम मिला था, लेकिन बिछड़ जाने के लिए। और यह ऐसा बिछोड़ा था जो उम्मीदें छीन रहा था और इंतजार भी। अचानक जावर आगे बढ़ा और उसने जज्बाती अंदाज में रुस्तम को अपने बाजुओं में ले लिया। दोनों दोस्त कितनी देर तक एक दूसरे से बगल गिर रहे, एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। अपना ख्याल रखना यार, जावर ने आंसू से बोझल आवाज में कहा। और तुम भी, रुस्तम ने कहा। कभी कभी आपो के बारे में मालूम करते रहना और शीरी को भी खुश रखना। जावर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यहाँ से जाओगे किस तरह? तुम्हारी क्या राय है? 6-7 मील तक तो रास्ता ऐसा है कि छोटी गाड़ी जा सकती है। उसके बाद टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तुम जख्मी भी हो यार। मेरी राय तो यही है कि तुम मेरे वाली गाड़ी पर निकलो। जहां तक गाड़ी ले जा सको वहां तक ले जाओ। उसके बाद इसे छोड़कर पैदल आगे बढ़ जाना। और गाड़ी का क्या होगा? मैं उसे किसी तरह मंगवा लूंगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने इस बारे में सोच लिया है। खतरे की कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मेरी गाड़ियां बेशिनाख्त होती हैं। दोनों दोस्त अलविदाई अंदाज में बगलगीर होने के बाद भी देर तक छत पर रहे और बातें करते रहे। रात के अंधेरे में उजाले की अमेजिश होती जा रही थी, लेकिन सवेरा अभी तक शब के इशार से निकला नहीं था।
रुस्तम एक सफ़ेद कार ड्राइव करता हुआ ऊंचे नीचे रास्ते पर जा रहा था। वो बाया इकराम के लिबास में था। सर पर एक जालीदार टोपी का इजाफा हो चुका था। एक शाल ने उसके बालाई जिस्म को छुपा रखा था। पोटोहार की ठंडी हवा खिड़कियों के रास्ते गाड़ी में दाखिल हो रही थी और इसकी रेशमी दाढ़ी में सरसराती थी। रुस्तम की मंजिल पोटोहार की लाबतनाई घाटियां और खाइयां थी। वादी सून एक इसरार की तरह इसके इर्द गिर्द खदे निगाह तक फैली हुई थी। बशर की तरफ दरियाए जेलम और उसकी हदबंदी करता और मगरब की तरफ दरियाए सिंध, इसके शुमाल की जानिब काला चीता रेंज और मारगला की बुलंद पहाड़ियां थी। ये घाटियों, खाइयों, सुरंगों, खूह नुमा गारों और छोटी बड़ी झीलों वाली बेआबाद वादी थी जो हमेशा से मफरूर मुलजिमों, मुजरिमों और तारीकत दुनिया अफराद को अपनी पुरपीच वुस्तों में पनाह देती रही है। जूं आगे बढ़ रहा था, रास्ता दुश्वार गुजार होता जा रहा था। नशीबो फराज बढ़ते जा रहे थे। चीड़ के छोटे बड़े पौधे, खूदरू घास और नीम पहाड़ी पौधे जगह जगह रास्ते को गुंजलक कर रहे थे। एक मोड़ काटते हुए जोरदार झटका लगा। जिस्म के कई हिस्सों से नाकाबिले बर्दाश्त टेसें उठी। दाईं जानिब पसलियों के जख्म से खून रिसने लगा। खून की नमी और हरकत रुस्तम ने अपनी झील पर महसूस की। किस बात पर उसे बीबी याद नहीं आती थी, इस बात पर भी आई। बीबी ने कहा था, यह गहरा जख्म है, पसली तक चला गया है, इसकी ज्यादा एहतियात करना। हाँ, किस बात पर बीबी याद नहीं आती थी। एक और मोड़ सामने आया। रुस्तम ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। फिर भी एक दो झटके लगे। रुस्तम को यूं लगा जैसे गाड़ी की डिक्की ठीक से बंद नहीं हुई है। इसने एक भुरभुरे से टीले के पास गाड़ी रोक ली। परिंदों की डारें चहकारती हुई सर पर से गुजर गई। दूर दूर तक किसी मुतनफ़्फ़स का निशान नहीं था। इसने चाबी लगाकर डिक्की खोली और सख्ते किसी कैफियत में खड़ा रह गया। टोयोटा की कुशादा डिक्की खाली नहीं थी, इसमें कोई मौजूद था। ये नादिया थी। वो पहलू के बल गिटरी सी बनी हुई थी और आंखें पटपटाकर उसकी तरफ देख रही थी। उसकी हल्की गुलाबी शलवार पर मोबल आयल के धब्बे थे और गुलाबी फूलों वाली सफेद कमीज फालतू टायर के कीचड़ से आलूदा हो रही थी। दुपट्टा उसके पहलू में पड़ा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रुस्तम ने अजहद हैरत और गुस्से से कहा। वो खौफजदा अंदाज में उठ बैठी, फिर हिम्मत करके बोली, मैंने तुम्हारे साथ जाना है रुस्तम। उसके लहजे में पुख्ता इरादा था। रुस्तम ने उसके बालों पर हाथ डाला और खींचकर डिक्की से बाहर खड़ा कर दिया। उसकी एक सैंडल डिक्की के अंदर रह गई थी। उसने निकालकर अपने दूधिया पाँव में पहन ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद, रुस्तम ने बेहद जहरीले लहजे में कहा। चलो यही समझ लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, कोई परेशानी नहीं दूंगी तुम्हें, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज रुस्तम, खुदा के लिए। उसने अपने हाथ जोड़ दिए। मैं तुम पर लानत भेजता हूँ। रुस्तम फुनकारा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नादिया कार की डिक्की में कैसे पहुंची। जब वो भैया इकराम, आपो और जावर से रुखसत होकर घर से निकला तो शीरी और नादिया चारपाइयों पर सोई हुई थी। बड़ी जिल्लाट के आलम में रुस्तम ने कार का दरवाजा बंद किया और अपना बायां हाथ गियर लीवर की तरफ बढ़ाया। नादिया ने आगे बढ़कर स्टीयरिंग थाम लिया। नहीं रुस्तम, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा मत करो। रुस्तम की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। जब उसने देखा कि नादिया किसी सूरत स्टीयरिंग नहीं छोड़ रही और गाड़ी के साथ जों की तरह चिमट गई है, तो उसने भिन्न आगरी से जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाई और हल्की सी खौफजदा चीख के साथ 1-4-5 फुट गहरे खड्ड में गिर गई। उसकी पुश्त नुकीले पत्थरों से टकराई थी। रुस्तम ने उसके चेहरे पर करब के आसार देखे। दफा हो जाओ, रुस्तम दाड़ा और एक झटके के साथ उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके दिमाग में जैसे शहद की मक्खियां डंक मार रही थी और पूरे जिस्म में अंगारे भर गए थे। करीबन 1 फरलांग तक वो ऐसे ही गाड़ी चलाता चला गया। फिर अचानक इसके ज़हन का जहरीला उबाल कम होना शुरू हुआ। वो कदरे मुंतकी अंदाज में सोचने लगा। वो उसको एक खाई में धक्का देकर छोड़ आया था। मुमकिन था वो जख्मी हो गई हो। वैसे भी ये लकोदक वहराना था। जवान अकेली लड़की का तो साया भी उसका दुश्मन होता है। या कोई आवारा ग्रोह इसे मिल जाता तो क्या होता? पता नहीं क्यों अपनी बीबी जी के अल्फाज रुस्तम के कानों में गूंजने लगे। उन्होंने एक मरतबा कहा था, रुस्तम, नादिया को दुख ना देना। तुम्हारी वजह से इसकी आंखों में आंसू आते हैं तो लगता है कि मैं गुनाहगार हूँ। वो ये अल्फाज कैसे भूल सकता था? और बात सिर्फ उन अल्फाज ही की नहीं थी। हर वो लफ्ज जो बीबी की जबान से निकला था इसके कानों तक पहुंचा था। इसके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। बीबी के अल्फाज का ख्याल आते ही उसके वैशी पथरीले दिल में अजीब सी नरमी नमूदार हो गई। तने हुए उजला ढीले पड़ गए। इसने ब्रेक पैडल दबाया और गाड़ी एक ढुलवान पर रुक गई। चलने में वो शदीद शशो पंज की कैफियत में रहा। फिर गाड़ी धीरे धीरे रिवर्स होने लगी। 1 फरलांग का फासला गाड़ी ने तकरीबन 4 मिनट में तय किया और उस खड्ड के किनारे पहुंच गई जहां नादिया गिरी हुई थी। नादिया वहां मौजूद नहीं थी। वो जरा दूर एक पत्थर पर बैठी थी और चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। उसकी दोनों कूनियां बुरी तरह छिली हुई थी। दाएं कान से बहने वाला खून उसके कंधे तक पहुंच रहा था। गाड़ी की आवाज सुनने के बावजूद उसने चेहरा घुटनों में छुपाए रखा। रुस्तम गाड़ी से उतरकर उसके करीब पहुंचा। क्या चाहती हो तुम? नादिया ने आंसू से तर बतर आंखों के साथ रुस्तम को देखा, फिर उठकर एकदम उसकी टांगों से लिपट गई।
अपनी नौकरानी बनाकर मुझे अपने साथ रख लो रुस्तम, मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, कुछ नहीं कहूंगी। उसने अपने घुटने पथरीली जमीन पर टेक रखे थे। उसका ही जान खेज जिस्म रुस्तम को अपनी बेपनाह मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। रुस्तम ने अपनी टांगों की उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा, मगर वो जौ की तरह चिमट गई थी।